हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता, इन्फोर्समेंट ऑफिसर यूपीएससी ईपीएफओ 2020 एग्ज़ाम को लेकर मैंने अपने चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं। और लास्ट वीडियो में जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि 1 जून को न्यू वेबसाइट लॉन्च होगी और जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे और विथ मटेरियल होगा। और इसको देखते हुए मैंने 1 जून की नाइट में वेबसाइट लॉन्च हो गई थी और जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन मैं वीडियो उसी दिन बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा पहले चीज़ें जो आपकी क्वेरीज हैं उनको समझ लूँ। और ताकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको एग्जैक्ट वो मटेरियल बताऊंगा, ताकि जो इसमें टेस्ट होना है वो टेस्ट होना है 21 जून को। और मेरी कोशिश है कि आपको हर वीक में एक टेस्ट मिले। और जो हम लोग का टीम का प्लान है वो यही है कि टेस्ट अनलिमिटेड ही होंगे। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ती है तो हम लोग को इस तरह से ये है कि तैयारी में कोई कमी ना आए, जितना टेस्ट मिलेगा उतना ही अच्छा है। बाकी मटेरियल दिया है क्या है आपको, और जब पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या मटेरियल, क्या बुक लिस्ट और भी है, ताकि आप उसको पढ़ें और ये 20 दिन में अच्छे से तैयारी कर लें। उसके बाद हर वीक में आप टेस्ट दें और ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि अगर डेट बढ़ जाती है तो भी आप हमेशा टेस्ट देते रहें, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि चाहे कितने भी टेस्ट हों। और लेकिन हाँ, ये है कि एग्ज़ाम जब भी होता है तब तक प्रॉपर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। और दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा बुक लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि एग्ज़ाम को लेकर, तो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम को लेकर मैंने 4 पार्टों में तैयारी को लेकर वीडियो डाले हुए थे, जिसमें मैथ, इंग्लिश, जीएस, ईपीएफओ स्पेशल, ये चारों पार्ट। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक एक बार उस चारों पार्ट को एक बार। दोस्तों, मैंने मैथ में, अगर सबसे पहले मैं मैथ स्टार्ट करूँ, तो मैथ आप ये समझिए कि जैसे सी सेट लेवल आता है यूपीएससी में, तो सी सेट में क्या होता है, रीजनिंग थोड़ी हाई होती है लेकिन मैथ नॉर्मल होती है। इसे आप सीजीएल प्री भी समझ सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग आप ये है कि थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है लेकिन नॉर्मल होती है। इसलिए आप उसको या तो यूपीएससी सी सेट का जो आया है 2012-13 से आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लगा लें, और नहीं तो आप सीजीएल प्री के मोस्टली लगा लें। तो ये नंबर ऐसे होते हैं कि आपको गेन करने ही करने हैं, इसलिए आप प्रॉपर इसको देखते रहें। और इसके अलावा इंग्लिश इंग्लिश में मैंने आपको प्रॉपर वीडियो भी डाला हुआ है। उसमें अब मैंने बताया है कि 6 टॉपिक में टोटल लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मान लीजिए एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और आइटम फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, और इस तरह से 6 टॉपिक हैं जो मैंने मतलब पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो ये जो इसका जो लेवल होता है दोस्तों, वो लेवल होता है सीजीएल प्री का, बस इससे ज़्यादा टफ नहीं होता है। यूपीएससी इतना डीप में नहीं पूछती है। और जो इंग्लिश है, अगर आप नॉर्मल भी इसको आप अच्छे से कर लेंगे, जैसे सीजीएल प्री का है बैक ईयर ही लगा लेंगे, तो आप अच्छा कर लेंगे। दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैथ और इंग्लिश में टाइम टेबल अगर मैं आपको बताऊँ तो मैथ और इंग्लिश आप वीकेंड में कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप डेली थोड़ा थोड़ा लगाएं, लेकिन अगर आप थोड़ी भी अगर पकड़ है तो आप वीकेंड में सैटरडे संडे आप इंग्लिश को दीजिए। और इंग्लिश में अच्छे से प्रैक्टिस उसको करिए कि जो बैक ईयर आए हैं सीजीएल के, प्री के, इंग्लिश के और मैथ के, उनको अच्छे से लगा लीजिए। मैथ और इंग्लिश जैसे सी सेट्स लगानी तो आप उससे लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश है चीज़ें, वो कम से कम आपको मान के चलिए कि अगर 20 और 20 ये टोटल 40 क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल 40 क्वेश्चन आए हैं मैथ और इंग्लिश मिला के अप्रॉक्स। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार बाइफिकेशन इंग्लिश 20 ही हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और मैथ लगभग जितनी आए, वो देखिए लेवल उसका नॉर्मल होता है। ये आपको नंबर कहीं नहीं जाने देने। अगर कम से कम 20 में आपको 30 प्लस नंबर लाने हैं, अगर टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 30 प्लस लाने हैं, तब आप सेफ़ हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ को मैंने अपने पार्ट 3 वीडियो में पूरे अच्छे से बताया हुआ है, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। और जनरल स्टडीज़ और ईपीएफओ की तैयारी को लेकर अपने यूपीएससी बैच के टॉपर रत्नेश राजानिया जी हैं, जो रैंक 10 थी, और 31 शशांक जी की थी। उन लोग के इंटरव्यू भी पढ़े, उन्होंने भी बताया हुआ अच्छे से, एक बार उनको भी देख लें, और ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि लगभग यूपीएससी कैसे पूछ रहा है। और जनरल स्टडीज़ को लेकर मैं बताऊं तो जिसमें जो बाइफर्केशन है वो ये है कि पहले तो हिस्ट्री लेता हूं मैं। हिस्ट्री में क्या है कि दोस्तों, उन्होंने लिखा हुआ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वो आप 1857 से समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूपीएससी हमेशा बैक से ज़रूर पूछता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा मॉडर्न इंडिया को पूरा पढ़ें। तो क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखिए, क्वेश्चन जो यूपीएससी ईपीएफओ पूछ रहा है वो यूपीएससी लेवल का नहीं होगा कि आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चला जाए, ऐसा नहीं है। लगभग फैक्ट से रिलेटेड होगा और इतना डीप में नहीं होगा। अगर आपका कहीं पे भी थोड़ा भी पड़ा है ना, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए क्या है ना कि यूपीएससी जो भी पूछ रहा है वो इतना डीप में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो मॉडर्न इंडिया है,
हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप ये कर सकते हैं कि कोई एक मॉडर्न इंडिया बुक ले लें, स्पेक्ट्रम ले लें और उसको आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उसको 1757 या मुग़ल पीरियड से ही पढ़ें, वो आपको यूज़फुल ही होगा। और या फिर अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ले लें क्लास 12th की, है ना। बस इससे क्या होगा, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी के लिए आप कोई एक बुक ले लें जो भी आपने पढ़ी हो, जिसमें लगभग सारे आर्टिकल्स और जो भी हैं सब सेक्शन दिए हों, वो आप कोई एक बुक पढ़ लें। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत आपको रेफ़र करी थी, या हिंदी में आपको जो भी अच्छी लगे, दृष्टि की अच्छी लगे, वो आप कोई एक बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और बस अगर आपका एक बार पढ़ा होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। और इसके बाद मैंने कहा कि जो तीसरा पोर्शन है हमारा वो है इकोनॉमिक्स का। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में आप या तो आप कोई एक बुक पढ़ लें जो आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो आप 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी यानी 11th-12th की नई वाली एनसीईआरटी पढ़ लें, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह है तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, उतना आप पढ़ लीजिए और उसमें बेसिक टर्म्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स होती है वो उसके लिए आप क्या है कि जैसे मृणाल के वीडियोज़ हैं जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वो आप ज़रूर देख लें। और आपने एनसीईआरटी देख लीजिए, मृणाल के वीडियोस देख लीजिए, इससे क्या होगा, आपको बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे और जो करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे उसको आप उससे अटैच कर पाएंगे, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक्स होगी वो लगभग करंट से रिलेटेड ही आएगी, है ना। और उसके बाद जो टॉपिक बचता है हमारा साइंस। साइंस के लिए दोस्तों क्या है कि साइंस अगर आप कोई भी बैक ईयर ले लेते हैं यूपीएससी का, जैसे जैसे घटना चक्र आती है इंग्लिश में, आप वो पढ़ लीजिए। और नहीं तो क्लास 6 से क्लास 10 तक की आप साइंस ले लें एनसीईआरटी, तो वो लगभग आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट कर देती है ना। और जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो आप किसी भी जैसे मैंने आपको बताया था पहले, रितेश जायसवाल या और भी किसी के भी कोचिंग के क्लास नोट्स ले लीजिए आप। क्लास नोट्स में क्या होता है दोस्तों कि कम होता है और बेसिक बातें सारी दी होती हैं। तो वो आपको दिल्ली में ऑनलाइन मैंने बताया है, फ्लैविडो ऐप है और न्यू स्टेंसिल है, इन ऐप के थ्रू आपको मिल जाएंगी। आप कहीं से भी घर बैठे फ़ोटोकॉपी के रेट में मंगा सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है दोस्तों, करंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ज़्यादा रहती है और इसीलिए वो पूछी जाती है। और जो तीसरा पार्ट है हमारा वो ये है कि जो करंट है हमारा, करंट का क्या इशू है दोस्तों कि करंट मैं आपको बताऊं कि अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसकी वजह से क्या है कि करंट कुछ ज़्यादा पॉइंट मिल नहीं रहे ना होंगे। तो मुझे जो जहाँ तक लगता है कि आप थोड़ा सा इसको बैक से ज़रूर करंट देखें। लगभग अभी मैं जनवरी से बोल रहा था, लेकिन आप उसको सितंबर से लेके चलें कि अगर अक्टूबर में पेपर है तो आपको लास्ट 1 ईयर का अच्छे से देखना होगा। और वो मैंने जीएस में बताया है कि आपको मेन क्या देखना है। आपको 1 साल का करंट अच्छे से देखना है, जिसमें पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन और टेक्नोलॉजी का सेक्शन हर हाल में देखना है। और उसके बाद कम से कम 1.5 साल तक का आपको जो भी अवार्ड हुए हैं या रेटिंग हुई है वो लगभग देखना है। देखिए करंट भी क्या होगा ना, इतना डीप में नहीं जाएंगे, नॉर्मल ऊपर ऊपर की चीज़ें ही पूछी जाएंगी, इसलिए एक बार ओवरव्यू आप अच्छे से ले लीजिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जो भी पॉलिसी है हमारी लास्ट में 1 ईयर या सितंबर से आप देखेंगे तो जो भी अमेंडमेंट हुई है वो पॉलिसी के पोर्शन पे आ जाएगा। और जो हमारा सोशल जस्टिस भी दिया हुआ है और सोशल इशू है वो सब हमारे लगभग करंट से रिलेटेड हो जाते हैं, तो वो लगभग 1 साल के टॉपिक में ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ईपीएफओ स्पेशल पार्ट 4 की। और इसको लेकर मैं सबसे पहले आपको बुक क्लियर कर देता हूँ। और बुक को लेकर मैं ये कहूँगा कि देखिए मार्केट में बहुत सी बुक अवेलेबल हैं और अभी कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद भी जैसे कई बुक्स वगैरह जो हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको लिंक में मिल जाएगा, उसमें कई पीडीएफ पड़ी हुई हैं बुक्स की और वहाँ से ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम मटेरियल है वो वेबसाइट पे भी अपलोडेड है और इसलिए, लेकिन बुक्स अगर आप देखेंगे तो वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, क्योंकि ऐसे कोई बुक्स लिंक उसमें डले हुए हैं वो आपको वहाँ वेबसाइट में नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों बुक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुक लिस्ट बहुत लोगों ने पूछा है और बुक ले लीजिए। और बुक ले इसलिए लीजिए क्योंकि देखिए बुक से क्या होता है कि एक ओवरव्यू मिल जाता है और एक इंडेक्स मिल जाता है। क्योंकि देखिए बुक में क्या है, जो स्पेशल बुक आ रही है, जैसे मैंने अपने समय में क्या हुआ था कि मोस्टली मैं भी जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर नेहरू विहार में रहता था और वहीं मैंने सिविल की तैयारी करी थी। तो हम लोग का सीन ये था कि मैक्सिमम टाइम तो हम लोग जनरल स्टडीज़ ही पढ़ते थे और उस साल यूपीएससी मेंस वगैरह दिए हुए थे, तो जनरल स्टडी का पोर्शन कंप्लीट था, मैथ इंग्लिश भी ठीक थी। बस ये था कि ईपीएफओ स्पेशल तो दिसंबर में पेपर हुआ और उसके बाद हम लोग का ये था कि यूपीएससी मेंस के बाद जो समय था उसमें हम लोग ने ग्रुप बनाकर जो भी टॉपिक दिए हुए थे तो उसके लिए बुक भी कलेक्ट कर ली थी मार्केट से। मैं बुक इसलिए कह रहा हूँ कि बुक से एक ओवरव्यू मिल जाता है, लेकिन बुक के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि देखिए बुक में क्या होता है, हर चीज़ कंपाइल करके दे देते हैं लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से होती नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सा फालतू का मटेरियल भरा होता है, क्योंकि उनको भरना भी होता है क्योंकि बुक मोटी बने।
नहीं तो पतले में क्या बनाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, उसको समझदारी से बस ये समझिए कि हमें क्या पढ़ना है। ये मैंने APFO स्पेशल के पार्ट 4 में आपको बताया हुआ है कि क्या देखना है, वो एक बार ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग ने भी यही किया था कि बुक ले ली थी, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो एक साल में कुछ भी अमेंडमेंट हुआ है, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंश्योरेंस, ऑडिटिंग और सोशल सिक्योरिटी इन सेंस जो भी पॉलिसी हैं, जो भी समाज में, जैसे उज्ज्वला योजना है, वृद्धों के लिए मातृ सुरक्षा योजना है, ये सब सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी चेंजेस या नई पॉलिसी आई हैं तो वो आपको करंट पे से रिलेटेड ही आता है। तो हम लोग का सीन बस यही था कि EPFO स्पेशल को थोड़ा थोड़ा बुक से देखना था और करंट से रिलेटेड जोड़कर पढ़ना था। जो भी करंट में आया उसको अच्छे से देखना, क्योंकि करंट से ही 80% चीज़ें आती हैं। तो मैं बुक इसलिए बता दिया कि बुक एक लेना ले लो, आप कोई भी ले लो। मैंने अपने समय में करण चौधरी की बुक थी तो वो मैंने ले ली थी और उसी से मैंने देखा था। और उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया है कि मैंने जो भी मटेरियल पढ़ा था वो मैंने वेबसाइट में डाल दिया है, हिंदी में है और मैंने हिंदी में ही तैयारी करी थी। और मेरे बैचमेट्स तो हैं मोस्टली वो इंग्लिश में थे, बट मैं और मेरे 2 लोग और 2 फ्रेंड हैं वो हिंदी में थे। तो हम लोग ना ये था कि जो हिंदी का मटेरियल पढ़ा है वो मैंने डाल दिया है। और टॉपिक भी यही था कि दोस्तों जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको करंट से जोड़ लिया और कर लिया, है ना। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि बुक के अलावा जो मैं आपको बताता हूँ तो वो ये है कि देखिए, जो इंश्योरेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया और अकाउंटिंग हो गया। तो अकाउंटिंग के लिए दोस्तों ये है कि आप 11th-12th की NCERT है, आप बेसिक पढ़ लीजिए, है ना। और लेबर लॉ को लेकर मैं ये कहूँगा कि लेबर लॉ पे क्या है कि जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं, लेबर लॉ पे मैंने 2 डाले हैं, उसके अलावा मटेरियल भी डाल दिया। आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, समझ लीजिए कि ये लॉ किस पे लगता है, कितने लोगों पे लगता है और किस मंत्रालय के थ्रू लगता है और इसमें क्या फैसिलिटी मिलती है। मतलब कितने लोगों पे लगता है कि जहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, 20, और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ये बस ओवरव्यू ले लीजिए। क्योंकि देखिए, लेबर लॉ से गिनती के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन से थ्योरी और थिंकर टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो आप मान लीजिए 2 या 3 बस। और जो भी बेसिकली क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए कि ILO संस्था है तो उसने कोई चार्ट जारी किया है, या इंडिया में कोई ऐसी संस्था है जो मंत्रालय के अंदर कोई स्कीम काम कर रही है, तो इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो बाइफर्केशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, 7 टॉपिक हैं ऑलरेडी, तो आपको बस थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आप बुक ले लेंगे या PDF टेलीग्राम में पढ़िए, आप वहाँ से ले लीजिए, तो एक बार बस समझ लीजिए। बाकी आपको जो भी करना है ना, वो मैं यही कहूँगा कि आप बेसिक पढ़ना है बस। अकाउंटिंग में भी आपको बेसिक से ध्यान देना है। और बुक अगर आपको जो मिल जाएगी, PDF भी पढ़िए, उसमें अकाउंटिंग या ऑडिटिंग में भी आपको बस सिर्फ बेसिक पढ़ना है। उसके अलावा बस वो टच करना है जो करंट है। इसीलिए क्या होगा कि करंट आपका ज़्यादा फोकस करना है। तो करंट पे भी मैं आपको बता दूं कि अभी आप जैसा पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। मैंने वेबसाइट में करंट ऑलरेडी डाल रखा है, वो आप 2-2 महीने का है, वो मतलब अप्रैल तक का है, वो आप देख लीजिए। इसके बाद पेपर के जस्ट 2 महीने पहले जो भी EPFO स्पेशल, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इन सब से जुड़ा भी आएगा, वो मैं आपको स्पेशली प्रोवाइड करा दूंगा। और समझदारी भी यही कहती है दोस्तों कि 80% चीज़ें जिससे आनी है हम उस पर ध्यान दें, हम 20% में ना जाएं कि उसकी वजह से हम 100% समय बर्बाद करें, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही टॉपिक ज़्यादातर आते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सी काम की चीज़ें बताई हैं। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए अगर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। और मैं अगर आप टाइम टेबल की बात करूं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वीकेंड में मैथ और इंग्लिश को लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और मैक्सिमम समय आप जनरल स्टडीज़ को दीजिए दोस्तों। और क्योंकि जो भी तैयारी करने वाला लड़का है या जो भी निकालते हैं लोग, वो मोस्टली जनरल स्टडीज़ मजबूत करते हैं और मैथ और इंग्लिश, क्योंकि ये पोर्शन क्या है ना कि आपको नंबर दे के जाएंगे, आपको पता है कि कहाँ से आएंगे। लेकिन कोई नहीं जानता कि EPFO स्पेशल के जो 40 क्वेश्चन हैं, वो किसी को नहीं पता कि अगली बार 40 आएंगे कि 4 आएंगे, और किसी को नहीं पता कि इंग्लिश 20 आएगी कि 25 आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उन सेक्शन पे मजबूत मेहनत करें जो कि श्योर शॉट है कि आ सकते हैं। और इसीलिए मैंने जैसा बताया है EPFO स्पेशल को लगभग वैसे ही करें, और कोशिश ये करें कि हफ्ते में 5 दिन आप जनरल स्टडीज़ और EPFO को थोड़ा थोड़ा समय दें। मैक्सिमम समय जनरल स्टडीज़ को दें, और जैसा मैंने बताया है EPFO स्पेशल के लिए, वैसे कम से कम आप 2 से 3 घंटा उसको दें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो मैंने रत्नेश जी का वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिए, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है वहाँ से देख लीजिए। और बाकी अगर जॉब नहीं है, अगर आप पूरा टाइम अब तैयारी कर रहे हैं, तो आप 5 दिन जनरल स्टडीज़ को रखिए और शाम टाइम या 2 या 3 घंटे आप EPFO स्पेशल को दीजिए, और वीकेंड में आप मैथ और इंग्लिश को। और दोस्तों हमें लगता है कि समय बहुत है, लेकिन समय होता नहीं है। इसीलिए दोस्तों याद रखना, फॉर्म भले ही 10 लाख पड़े हों, लेकिन कंपटीशन सिर्फ 10,000 के बीच में होता है, और मैं आपको उन्हीं 10,000 में एक समझता हूँ। इसलिए मैंने हमेशा आपको एक ऑथेंटिक और सही जानकारी दी है, ताकि आपसे वो गलतियाँ ना हो जो अक्सर लोग तैयारी करते समय कर देते हैं।
दोस्तों एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने सही मौके को पहचानता है और उसको बनाता है। दोस्तों आज इस समय कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो यूपीएससी ईपीएफओ जो सीधे आपको ऑफिसर बना रही है। सोचो दोस्तों कि सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक दिन, और वो भी ऑब्जेक्टिव, अगर वो एक दिन आपकी मेहनत से आप बदल पाओ तो आपका एक दिन में ही आप ऑफिसर बन सकते हो। तो दोस्तों अगर वाकई में अगर आप ठान लोगे तो आप वो सब कर दिखाओगे जो आप सोच लोगे। दोस्तों इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से मत जाने दो। और जीवन में मौके बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए सही मौके को पहचानो, लक्ष्य तय करो और मेरे साथ लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।